Hello everyone, I am Dr. Samarth Vajpayee and let us now start our lecture on osteomyelitis and its management. So, osteomyelitis is defined as an inflammatory condition of the bone that begins as an infection of medullary cavity, Haversian systems of the cortex and extend to involve the periosteum of the affected area. The meaning of the word osteomyelitis is osteon means bony and mylos is marrow and the word itis means inflammation. So अगर हम इसको डिवाइड करके देखना चाहें तो समझें तो देखिए इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द बोन दैट बिगिंस एज द इन्फेक्शन ऑफ मेडुलरी कैविटी, अंदर से शुरू होता है, हैवर्जियन सिस्टम ऑफ द कॉर्टेक्स बाहर तक आता है and extends to involve the periosteum of the affected area. That means it even reaches the periosteum of the bone. So infection of the bone basically is known as osteomyelitis. So before going into osteomyelitis, let us recap the surgical anatomy. मैक्सिला और मैंडिबल की सर्जिकल एनाटमी जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है और उसी की वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस होने की जो गति है वो भी दोनों में डिफरेंट मिलती है. मैक्सिला में ऑस्टियोमाइलिटिस बहुत रेयरली मिलता है बिकॉज मैक्सिला की जो बोन होती है वो कैंसलस होती है, वेरेस मैंडिबल की जो बोन होती है वो कॉर्टिकल होती है. तो मैंडिबल जो बना हुआ है वो बकल और लिंगुअल कॉर्टिकल शेल्फ के साथ बना हुआ है जो कि कॉर्टिकल प्लेट है जिसके बीच में दांत हैं और उसी के साथ बीच में भरा हुआ है आपका कैंसलस पार्ट. ठीक है, उसी के साथ साथ मैंडिबल का जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंडिबल की ब्लड सप्लाई में इंफीरियर एल्वियोलर न्यूरोवैस्कुलर बंडल जो होता है उसमें इंफीरियर डेंटल आर्टरी ट्रैवल कर रही होती जो कि इंट्राबोनी है, जो एक ऑप्टिमम एज दैट इज़ 25 to 30 की एज तक वो रहती है. फिर इसके बाद वो ख़त्म हो जाती है और मैंडिबल का जितना भी ब्लड सप्लाई बाद में बचता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द पेरियोस्टियम. सो सेंट्रीपिटल जो ब्लड फ्लो है वो ख़त्म हो जाता है और बाहर से मिलने वाला ये वाला जो ब्लड फ्लो है ये ख़त्म हो जाता है and the only blood flow which is left here is coming through the periosteum. तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर से आने वाला ब्लड फ्लो बचा हुआ है, अंदर का ब्लड फ्लो खत्म हो जाता है. तो इसीलिए मिडिल एज में जाके ऑस्टियोमाइलिटिस होने की जो गति है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है. मैंने अभी आपको ऑलरेडी नर्व वेसल्स के बारे में बता दिया, वहीं पे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ट्रैवल कर रही होती है. साथ ही साथ यहाँ पे एक रिट्रोमैंडिबुलर फोरामेन होता है जिसके रिट्रोमैंडिबुलर फोरामेन से रिट्रोमैंडिबुलर आर्टरी आती है जो इस टेरिगोमैंडिबुलर स्पेस में सप्लाई करती है. अब सिंस मैंडिबल की बोन कॉर्टिकल है और उसका ब्लड सप्लाई बाहर से है, इस वजह से मैंडिबल में ऑस्टियोमाइलिटिस होने की गति बहुत ज़्यादा है मैक्सिला से, क्योंकि मैक्सिला इज़ अ पोरस बोन, इट्स अ कैंसरस बोन जिसके अंदर खूब सारा ब्लड सप्लाई होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑस्टियोमाइलिटिस जैसे लॉन्ग टर्म क्रोनिक इन्फेक्शंस जो हैं वो डेवलप नहीं होते हैं. परंतु मैंडिबल में हमेशा आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा. Osteomyelitis of maxilla is a rare entity. So let us now understand how this pathophysiology of osteomyelitis happen. So अगर किसी एरिया में acute inflammation हुआ है जिसकी वजह से edema और pus formation हुआ है, जिसकी वजह से इंटरमेडुलरी प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब जब फ्लूइड इकट्ठा होता है तो इंटरमेडुलरी प्रेशर मेडुला ऑफ द बोन में प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वहाँ जो ब्लड वेसल्स आ रहे हैं वो चोक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई होता है और एवैस्कुलर बोन बनती है जिसकी वजह से सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन हो जाता है. ठीक है, आई बात समझ में आपको. तो किसी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के कारण इंक्रीज मेडुलरी प्रेशर हुआ, मेडुला के बीच में बोन के मेडुलरी के बीच में जहाँ पे न्यूट्रिएंट वेसल्स आते हैं वहाँ पे प्रेशर आगे बढ़ता है जिसकी वजह से वैस्कुलर कोलैप्स होता है. और कोलैप्स कैसे होता है, या तो वेसल्स ऑक्लूड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और एवैस्कुलर बोन बनती है जिसकी वजह से सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन होता है. तो ऑस्टियोमाइलिटिस में सीक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन और इनवॉल्क्रम फॉर्मेशन ही एक्चुअली में आपको बताता है कि येस देयर इज एन ऑस्टियोमाइलिटिस हैपनिंग देयर. सिमिलरली एक और तरीका है कि जिस वजह से ये गड़बड़ हो सकती है वो होता है वहाँ पे पस और ऑर्गेनिजम्स ने अपनी मात्रा बढ़ाई है जिसकी वजह से हैवर्शियन सिस्टम और न्यूट्रिएंट कैनाल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है जिसकी वजह से पेरियोस्टियम उठ जाता है. और पेरियोस्टियम जैसे मैंने आपको बताया कि मैंडिबल में एक एज के बाद सिर्फ पेरियोस्टियल ब्लड सप्लाई ही बचता है, जो अंदर से इंफीरियर डेंटल आर्टरी से सप्लाई हो रहा था वो बंद हो जाता है. तो अगर पेरियोस्टियम बोन से डिटैच हो गया दैट मीन्स अब बोन को उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है, और जब बोन को उस पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो दैट विल कॉज एवैस्कुलर बोन जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इट विल बी अ डेड बोन एंड विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सीक्वेस्ट्रा. तो आई बात समझ में आपको. दिस इज हाउ अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ
osteomyelitis work. So what are the factors that predispose osteomyelitis? सबसे पहला होता है, हर व्यक्ति में तो ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा नहीं, एक मिडिल एज ग्रुप में ही सबसे ज़्यादा ऑस्टियोमाइलाइटिस आपको देखने को मिलता है, और वो भी उन पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, HIV एड्स, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एनीमिया, ल्यूकीमिया, सिफिलिस जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर वो मालन्यूरिश्ड हैं, कीमोथेरेपी चल रही है उनकी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे हैं, अल्कोहल या टोबैको यूज़र हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, कोई मेजर सर्जरी हुई है अभी उनकी जिसकी वजह से कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हुआ है, और हर्पीस सिम्प्लेक्स या साइटोमेगालिया वायरस का इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पे इम्यूनिटी ख़राब हो गई है, ऐसे में वहाँ पे ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दीज आर द सिस्टमिक फैक्टर्स दैट कॉम्प्रोमाइज द होस्ट इम्यूनिटी. देन देयर आर सर्टेन लोकल एंड सिस्टमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बोन वैस्कुलरिटी, जहाँ पे बोन की वैस्कुलरिटी कम होने लगती है. तो उन सब कंडीशंस में सबसे पहले आता है स्मोकिंग, जहाँ पे ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने लगता है बिकॉज ऑफ choking of the peripheral vasculature, diabetes mellitus, florid osseous dysplasia, fibrous dysplasia जहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर बना रहता है. पेजेट्स डिसीज विच इज़ इंक्रीज इन लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऑस्टियोपेट्रोसिस दैट इज एल्बर्स शॉर्टबर्ग डिसीज, ऑस्टियोपोरोसिस, बिसफॉस्फोनेट इंड्यूस्ड ऑस्टियोहीमोनेक्रोसिस दैट इज ब्रॉन्ज. Then other forms of osteoradionecrosis like mercury, bismuth and arsenic, use of tobacco, radiation therapy and osteoradionecrosis and bone malignancy that is primary और metastatic. इन सब वजहों से भी local bone vascularity मतलब वो local area जहाँ bone का है वहाँ पे blood supply reduce हो जाता है और जिसकी वजह से आपको osteomyelitis देखने को मिलेगा. So यहाँ पे हमने देखा अब किस वजह से क्यों हो रहा है, तो आइए हम थोड़ा सा गौर फरमाते हैं. सबसे पहली बात आती है डायबिटीज़ की. तो इसमें क्या होता है, डिमिनिश्ड ल्यूकोसाइट कीमोस्टैक्सिस, फेगोसाइटोसिस और लाइफ स्पैन जो है वो ऑल्टर हो जाती है. डिमिनिश्ड वैस्कुलरिटी ऑफ टिश्यू ड्यू टू वैस्कुलोपैथी, thus reducing the perfusion and the ability of effective inflammatory response, slower healing rate, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में ऑस्टियोमाइलाइटिक चेंजेस आने का चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं. ल्यूकेमिया में ल्यूकेमिक फंक्शंस, ल्यूकोसाइट के फंक्शंस खराब हो जाते हैं और एसोसिएटेड एनीमिया हो जाता है जिसकी वजह से परफ्यूजन रिड्यूस हो जाता है. बिकॉज अल्टीमेटली ऑक्सीजन लेके जाने का काम जो है वो आपका ब्लड वेसल ही काम कर रहा है, RBCs ही कर रहे हैं. तो अगर ऐसे में एनीमिया होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई. माल नरिशमेंट में रिड्यूस वूंड हीलिंग है और रिडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, दैट इज वाई माल न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द कॉज. कैंसर, reduce wound healing and reduction of immunological response. So increased risk of osteomyelitis and cancer happens because of the reduced wound healing and reduction of immunological response. In osteopetrosis, reduction of bone vascularization leading to enhanced mineralization, replacement of So in cancer, the osteomyelitis happens because of the reduced wound healing and reduction of immunological response, whereas in osteopetrosis, it happens because of the reduction of the bone vascularization because of increased mineralization and replacement of hemopoietic marrow causing anemia and leukopenia. Whereas in severe anemia, it is because of the systemic debilitation, reduced tissue oxygenation and bone infarction, IV drug use, repeated septic injections, spreading of septic emboli. AIDS में impaired immune response, whereas in immunosuppression also, impaired immune response is the main factor for causing osteomyelitis. सो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना और समझना, बिकॉज कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन विच केसेस ऑस्टियोमाइलाइटिस इज हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल रीजन फॉर इट. तो इनसे कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जा सकते हैं MCQ लेवल पे, तो आपको इसलिए इसको याद करना इंपॉर्टेंट. पैथोजेनेसिस ऑफ अक्यूट एंड क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस इज नंबर ऑफ पैथोजेंस और विरुलेंस ऑफ पैथोजन जितना ज़्यादा होगा और लोकल सिस्टमिक इम्यूनिटी और टिश्यू परफ्यूजन जितना कम होगा उतना ज़्यादा डीप बैक्टीरियल इन्वेजन मिलेगा और उतनी ज़्यादा एग्रेसिव ऑस्टियोमाइलाइटिस होगी. तो नंबर ऑफ पैथोजेंस और उनकी कैपेसिटी टू कॉज डिसीज़ को आप मल्टीप्लाई कर लें, या वो जितने ज़्यादा हैं और जितनी लोकल और सिस्टमिक इम्यूनिटी और टिश्यू परफ्यूजन कम है उतना ज़्यादा ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द ब्रॉड कैलकुलेशन सेज दैट. सो लेट अस गो टू द क्लासिफिकेशन. Hudson's classification of osteomyelitis says that it could be an acute osteomyelitis or it could be a chronic osteomyelitis. Acute osteomyelitis is contiguous focus